भी और लाइट बिहेव कर सकता है पार्टिकल्स की तरह भी। वेव की तरह कैसे बिहेव करता है उसके लिए एक्सपेरिमेंट्स कौन कौन से हैं, इंटरफेरेंस है और डायफ्रैक्शन वगैरह है, और इस तरह से पोलराइजेशन है। ये एग्जाम के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, बाद वक़्त एमसीक्यूज़ में आ जाता है। और पार्टिकल वाले जो एक्सपेरिमेंट है वो कौन कौन से हैं, उसमें आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, पेयर प्रोडक्शन है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, कॉम्पटन इफेक्ट है। तो इस पूरे चैप्टर का खुलासा या समरी ये है कि लाइट बिहेव करता है पार्टिकल की तरह। अब हमने सबसे पहले स्टार्ट करना है, चूँकि हमने स्टार्ट करना लाइट की बिहेवियर से है, लिहाजा सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि फ़ोटोन क्या होता है, उसके मुख्तलिफ रिलेशंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसको किस तरह से स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट द फोटोन्स। सबसे पहले हमने स्टडी करना है फ़ोटोन्स के हवाले से कि फ़ोटोन्स आखिर क्या होते हैं। तो चूँकि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले अगर मैं आपको कह दूँ, डॉन ऑफ मॉडर्न फ़िज़िक्स, ये फ़िज़िक्स की एक नई ब्रांच जो है वो बनाई गई। आपको पता है इसकी बुनियाद आइंस्टाइन ने रखी थी, और इसकी वजह ये थी कि आप जब स्मॉलेस्ट पार्टिकल के ऊपर न्यूटन्स के लॉस को अप्लाई करते थे तो न्यूटन्स के लॉस का रिज़ल्ट सही नहीं आता था, वो इनवैलिड हो जाते थे। तो फिर उस वक्त हम उनकी वैलिडिटी के लिए आइंस्टाइन ने बाकायदा उसके लिए रिलेशंस निकाले थे। अगर आप लोग को याद हो, एक रिलेटिविस्टिक फैक्टर हम यूज़ करते थे जिनके रिजल्ट्स होते थे मास इंक्रीजिंग, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन। याद है क्या नहीं है? तो ये क्यों था? ये सारे के सारे हम पढ़ते थे रिलेटिविस्टिक इफेक्ट मींस कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हम उनकी बात कर रहे हैं जो बिल्कुल हेज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट से क्या कर सकते हो, मूव करने की सलाहियत रख सकते हो। स्पीड ऑफ लाइट से तो मूव नहीं कर सकते मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, लेकिन हेज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट से वो मूव कर सकते हैं। तो फिर उस वक्त न्यूटन्स के लॉस का आंसर सही नहीं आएगा, फिर उसके लिए हमने यूज़ किए थे, अगर आपको याद हो, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स हमने उसमें काउंट किए थे। तो इस तरह से ये चैप्टर का आगाज़ हम करते थे। फिर उसके बाद सबसे पहला टॉपिक हम स्टडी कर रहे थे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में हमने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा था। मुख्तलिफ साइंसदानों ने अटेम्प्ट की ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि चूँकि एक्सपेरिमेंट हो चुका है, एक एक्सपेरिमेंटल कर्व था, अगर आप लोग को याद हो, इस तरह का एक एक्सपेरिमेंटल कर्व बनाया गया था। याद है क्या नहीं है? यहाँ पे लेमडा था और इधर इंटेंसिटी या टेम्परेचर आप ले सकते हैं। तो मुख्तलिफ टेम्परेचर्स के ऊपर एक एक्सपेरिमेंटल कर्व बनाया गया था जो इस तरह से तकरीबन आया था। दिस वाज एक्चुअली द सिमेट्रिकल कर्व। ये सिमेट्रिकल कर्व था कि दरमियान से इस तरफ और इस तरफ जो है इसमें सिमेट्री मौजूद है। तो हुआ इस तरह से कि चूँकि एक्सपेरिमेंट हो चुका था तो एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। लिहाजा ब्लैक बॉडी रेडिएशन में मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ साइंसदानों ने इसकी थ्योरी पेश करने की कोशिश की, लेकिन उसमें जिस तरह से आपको याद है रेले एंड जीन्स ने इन्होंने थ्योरी पेश की थी, वेन्स डिस्प्लेसमेंट ला इस पे आया था। लेकिन बदकिस्मती से ये हुआ था कि वेन्स की ला और रिले एंड जीन्स ला, इन दोनों में से ये था कि अगर एक का जो है शॉर्टर के लिए जो है वो वैलिड था तो लॉन्गर के लिए वो फेल हो रहा था, और दूसरे का अगर लॉन्गर के लिए ठीक था तो शॉर्टर के लिए फिर सही नहीं था। तो इस तरह से क्या हुआ कि कंप्लीट जो है वो डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकती थी। फिर उसके बाद हमने ये चीज़, अगर आप लोग को याद हो, फिर हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाया था। याद है क्या नहीं है? तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का जो सबसे मेन और बुनियादी चीज़ है वो ये था कि प्लैंक्स ने कहा था कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है इसके अंदर जब लाइट इंटर होती है तो हकीकतन में जो ब्लैक बॉडी के वॉल्स हैं दे आर मेड ऑफ एटम्स, वो एटम से बनाए गए हैं, एंड दैट बिहेव्स हैज अ टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर। वो टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करते हैं सच दैट दे एब्जॉर्ब द लाइट फ्रॉम कैविटी एंड इमिट लाइट फ्रॉम कैविटी। वो कैविटी से लाइट को एब्जॉर्ब भी करते हैं और कैविटी से लाइट को क्या भी करते हैं, इमिट भी करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा, बर्स्ट ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, विच वाज नोन एज द क्वांटा, जिसको हमने किस चीज़ का नाम दिया, क्वांटा का नाम दिया। तो क्वांटा का जो लफ्ज़ है जिसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था, सबसे पहले प्लैंक्स ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था कि जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर्स हैं जिनसे वॉल्स ऑफ ब्लैक बॉडी, जो रेडिएशन है, जो ब्लैक बॉडी है उसके वॉल्स जिससे बने हुए हैं, तो उसने ये कहा था कि ये जो लाइट को एब्जॉर्ब या इमिट करते हैं दीज आर इन डिस्क्रीट फॉर्म। डिस्क्रीट मीन्स इन पैकेट्स फॉर्म, 1 पैकेट, 2 पैकेट्स, 3 पैकेट्स एंड सो ऑन। ये डिस्क्रीट फॉर्म कहलाता है, डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ द एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, बर्स्ट ऑफ एनर्जी, जिसको सबसे पहले प्लैंक्स ने नाम दिया था क्वांटा का, और बाद में जाकर फिर आइंस्टाइन ने उसको फोटोन के नाम से मंसूब कर दिया। तो लिहाजा हमारा लेक्चर भी वहाँ से स्टार्ट हो रहा है जहाँ से मैंने आपको बताना शुरू किया कि फोटोन हमारा लेक्चर है। सही, इसको क्वांटा भी कहते हैं, और इसी के साथ लफ्ज़ रिलेटेड है क्वांटम।
ये बात याद है कि नहीं है? तो सिंगुलर और प्लूरल का भी जो है आपने ख्याल रखना है। सो क्वांटा क्या, जो आपके पास फोटोन है वो क्या होते हैं, मैंने अभी आपको बता दिए कि दीज आर एक्चुअली द डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी which are emitted or absorbed by the atoms of the black body। जो ब्लैक बॉडी के एटम्स एब्जॉर्ब भी करते हैं और क्या भी करते हैं, उसको इमिट भी करते हैं। ये पॉइंट समझ आया कि नहीं है? तो हकीकतन में आपके पास ये डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी सही है। पैकेट्स ऑफ एनर्जी भी इसे कह सकते हो, बंडल ऑफ एनर्जी भी आप इसे कह सकते हैं, एंड सो ऑन। इस तरह से मुख्तलिफ नाम आप इसको दे सकते हैं। फोटोन के हवाले से आप लोग मज़ीद मालूमात के बारे में जानते हैं। फोटोन ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। ये ट्रेवल करता है किस चीज़ के साथ? स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करता है। ट्रेवल्स विद सी, ये सी के साथ क्या करता है? ट्रेवल करता है। सी मीन्स द स्पीड ऑफ लाइट विच इज़ वेरी गुड 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़्ड पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्यों लगाया? क्योंकि स्पीड है, सही। स्पीड का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड है, इसी वजह से इसके साथ मीटर पर सेकेंड लगाया। और दूसरी बात आप लोग जानते हैं, फोटोन का रेस्ट मास किस चीज़ के बराबर होता है? रेस्ट मास 0 के बराबर होता है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स फोटोन नेवर एग्जिस्ट एट रेस्ट। इसका मतलब कि फोटोन रेस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता। यानी ऐसा नहीं है कि आप फोटोन को पकड़ ले, आ जाओ भाई, फिर तराजू में उसको बिठा लो कि बैठो भाई, फिर उसके बाद उसकी जो है वो नाप तोल करो, 100 किलो दी, 50 किलो दी, स्पष्ट दी, वो देता दिला से शल सुन। ये पॉइंट समझ आ रहे कि नहीं? ऐसा नहीं होता है। क्यों? इसी वजह से हम कहते हैं कि क्या करते हैं, इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है। ये सिर्फ मूविंग पार्टिकल हैं, ये कभी आप इसको रोक नहीं सकते हैं, इसको कभी जो है वो आप पकड़ नहीं सकते कि आप इसको पकड़ ले, कभी उसके साथ गुफ्त व शनीद करें और उसके साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पे गुफ्तगू करें, फिर तराजू में भी आप उसको बिठा लेते, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। लिहाजा इसका रेस्ट मास क्या होगा? 0 होगा। अब आप लोग का रेस्ट मास 0 नहीं, आप लोग का रेस्ट मास है, इसी वजह से आप बैठ सकते हैं, आपके साथ कोई बातें कर सकता है और मज़ीद जो है इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है, ये बात आपने समझनी है। अब नेक्स्ट अगर आप लोग को याद हो तो प्लैंक्स ने जब सबसे पहले क्वांटा का कंसेप्ट दिया तो उसने एक बात कही कि द एनर्जी ऑफ लाइट या द एनर्जी ऑफ फोटोन, अगर आपको याद हो, दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी, कि वो जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है किस चीज़ के ऊपर? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अगर थोड़ा आप याद करें, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, अगर आप थोड़ा सा याद लिया है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स ने क्या कहा था भाई? प्लैंक्स ने ये कहा था कि जो एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर हैं उनकी एनर्जी प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो फिर उसकी एनर्जी, तो जब आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर उसको एब्जॉर्ब करेगा तो उसके साथ क्या होगा कि इसकी वजह से एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन होगी। जब दोबारा उसको रिलीज़ करेगा तो उसकी एनर्जी भी फिर क्या होगी? ज़्यादा होगी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? सो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी लाइट की उतनी ज़्यादा वो क्या होगी? एनर्जेटिक होगी। क्योंकि आपको पता है कि जितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर जितनी एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा उतनी ही एनर्जी का फिर क्या करेगा? रिलीज़ करेगा। ये तो याद है ना, क्या नहीं है? तो इसी वजह से हम कहते हैं कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी? एनर्जी होगी। इसमें कोई मसला तो नहीं है। फिर अगर आप लोग को याद हो, साइनो प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के बाद यहाँ पे लगाया था एक कांस्टेंट HF, that was known as H. What is H? Well done. H is actually the Planck's constant. H हकीकतन में कौन होता है? Planck's constant होता है। अभी आप लोग ज़रा मुझे ये बताएं कि Planck's constant की वैल्यू क्या है? माशाल्लाह 6.6 10 raised power minus 34 joules time second. The unit of H is equivalent to, H के यूनिट्स किस से मिलते जुलते हैं? Well done, शाबाश। The unit of H is equivalent to angular momentum। समझ आ रही कि नहीं आ रहा है? जो यूनिट्स H के हैं प्लैंक्स कांस्टेंट के, जूल टाइम सेकेंड, वही यूनिट्स किसके होते हैं? एंगुलर मोमेंटम के होते हैं, जिसको आप लोग कहते हैं R क्रॉस P, एंगुलर मोमेंटम R क्रॉस P। R इज द
पोजिशन वेक्टर, P इज द लीनियर मोमेंटम। इन दोनों का प्रोडक्ट भी किस चीज़ के बराबर होता है? जॉल सेकंड के बराबर होता है, विच इज द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंड द सेम इज फॉर H प्लैंक्स कांस्टेंट। सो दे बोथ आर डायमेंशनली कंसिस्टेंट। इन दोनों के यूनिट्स भी सेम होते हैं और डायमेंशंस भी क्या होते हैं? यहाँ तक कोई सवाल है तो बताएं। जी भाई, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर फोटोन का रेस्ट मास 0 है तो हम मानते हैं ये बात सही है, लेकिन वो हमेशा जब मोशन में होगा तो उसकी मूविंग मास होगी क्या नहीं होगी? ऐसे तो नहीं कि बगैर मास के कोई चीज़ मूव कर रहा हो, मास होगी तो तब भी मूव करेगा। अब अगरचे वो मूविंग मास है, होगी तो मास, तो सवाल ये है कि इसकी मूविंग मास क्या होगी, जिसको कहते हैं वर्चुअल मास। क्या कहते हैं? वर्चुअल मास, मतलब मूविंग मास है, सही? ऐसे नहीं, कुछ और ना समझे। जी भाई बताएं ज़रा, इसकी मूविंग मास क्या होगी? इसको निकाल सकते हैं आप आइंस्टाइन की इक्वेशन से कि हर मास के साथ क्या एसोसिएटेड होती है? एनर्जी होती है। उससे एनर्जी जो है आप ऑब्टेन कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड विद अ कांस्टेंट नोन एज द स्क्वायर ऑफ द स्पीड। सही है बात? यहाँ से m को निकालो, मूविंग मास, c स्क्वायर को इधर शिफ्ट करो तो आपके पास आएगा c स्क्वायर, सॉरी e डिवाइडेड बाय c स्क्वायर इक्वल्स टू m। दिस इज द मूविंग मास ऑफ व्हाट? बोलो यार, फोटोन। या अगर ये फार्मूला आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर थोड़ा मक्खन मलाई लगाकर आप e की जगह पे उसकी वैल्यू लगा लें। e की वैल्यू क्या है? HF डिवाइडेड बाय व्हाट? c स्क्वायर। समझ आए कि नहीं? दिस इज व्हाट? वेल डन। दिस इज द मूविंग मास ऑफ फोटोन। ये फोटोन की क्या है? मूविंग मास है। तो ये आपके पास मूविंग मास का फार्मूला है। नेक्स्ट हमारे पास है एनर्जी को देखा। अब मोमेंटम ऑफ फोटोन किस तरह से होगा, जरा इसको भी देखते हैं। मोमेंटम ऑफ फोटोन, फोटोन की मोमेंटम किस तरह से होगी? अब देखिए, आप लोग ऊपर भी फार्मूले से बना सकते हैं या दोबारा फार्मूले को यूज़ भी कर सकते हैं। तो चले देखते हैं क्या करते हैं आप लोग। जी, मोमेंटम कैसे निकाल? मोमेंटम किसके बराबर है ये पहले बताओ। हाँ, एम वी, मोमेंटम एम वी के बराबर है। चलें इसी फार्मूले को यूज़ करते हैं। सी बच्चों, m इक्वल्स टू एच एफ डिवाइडेड बाई सी स्क्वेयर। अब जरा देखिए, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहा हूँ। ये सी स्क्वेयर इधर डिवाइड है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। अब ये ज़रा मैं हटा कर इधर लिखूँ, सी स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई एम। सही है। सी स्क्वेयर को इसे लिख सकता हूँ एम सी मल्टीप्लाई बाई सी। सी दोबारा क्या हो जाएगा? सी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच एफ। कोई इशू तो नहीं इसमें? अब ज़रा बताएं, एम सी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पीड वेलोसिटी इक्वल्स टू मोमेंटम। तो ये बराबर हुआ किस चीज़ के? मोमेंटम की। मल्टीप्लाई बाई क्या है? इज इक्वल टू एच एफ बाई, बोलो। वेरी गुड। अब इसके बाद शिफ्ट करेंगे। क्लियर है? कोई इशू वगैरह तो नहीं है? वेल डन, शाबाश। मुझे आप लोगों पे फख्र है जी। अब इसके बाद तो रहता है ना बेइज्जती। तो ये जी सी यहाँ पे मल्टीप्लाई ही, इस तरफ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। सो पी इक्वल्स टू एच एफ डिवाइडेड बाई सी। व्हाट इज दिस? मोमेंटम ऑफ व्हाट? मोमेंटम ऑफ द फोटोन। ये किस चीज़ का मोमेंटम है? फोटोन का मोमेंटम। कोई इशू है तो बताएं। याद रखोगे अगर भूल जाओगे। इससे क्या पता चला? Very good. It means momentum is proportional to frequency. Why? H constant, C constant. So P is proportional to what? Frequency. अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, क्या मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी? मतलब एनर्जी ज़्यादा होगी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी मतलब अगर एनर्जी ज़्यादा होगी, सो उतना ही उसका क्या होगा? मोमेंटम होगा। उतनी ही उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन होगी। मोमेंटम ज़्यादा होने का मतलब उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन उतनी ही क्या होगी? ज़्यादा होगी। इस पॉइंट में कोई इशू तो नहीं है? नहीं आ रहा समझ में? किसी को समझ नहीं आ रहा? वेल डन। अच्छा, नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपके पास एनर्जी ऑफ, मैं यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपके पास एनर्जी है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
एनर्जी और वेवलेंथ के दरमियान क्या रिलेशन है? चलिए इसको प्रूफ करते हैं, मसला नहीं है। सही। नेक्स्ट हमारे पास है कि वेवलेंथ का क्या होगा। वेवलेंथ E of photon in terms of वेवलेंथ के वेवलेंथ के टर्म्स में हम इसकी जो एनर्जी है वो कैसे लिख सकते हैं? फार्मूला वही है E इक्वल्स टू एच सी बच्चों डिवाइडेड बाई HF, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से याद है कि नहीं है? आप लोग जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला भी है C इक्वल्स टू एफ लेमडा, ये फार्मूला याद है क्या नहीं है? अगर यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते तो लेमडा इधर मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से लेमडा क्या हो गया? ओमिट हो गया, खत्म हो गया, एलिमिनेट हो गया। नाउ पुट C बाय लेमडा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, सो E इक्वल्स टू एच, एफ की जगह पे क्या लगाएंगे? C ओवर लेमडा, सो द फार्मूला बिकम्स E इक्वल्स टू एच सी ओवर लेमडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यहाँ से पता ये चल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में मैंने आपको ये पढ़ाया था, इस फार्मूले से पता ये चल रहा है कि H कांस्टेंट C कांस्टेंट, सो देन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लेमडा। तो फिर आपके पास जो एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल है किसके लिए? 1 अपॉन लेमडा के, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के? लेमडा की। समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्या मतलब इस बात का कि अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी, किसकी वेवलेंथ? लाइट की वेवलेंथ अगर ज़्यादा होगी तो फिर याद रखिए उतनी ही जो फोटोन है उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो फिर एनर्जी क्या होगी? कम होगी। जिस तरह से अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि एक आपके पास रेड लाइट है, एक आपके पास फॉर एग्जांपल ग्रीन लाइट है, एक रेड लाइट है और एक ग्रीन लाइट है, किसका फोटोन ज़्यादा एनर्जेटिक होगा? रेड वाले लाइट की या आपके पास ग्रीन लाइट की? हाँ क्या खतास? वेल डन। ग्रीन वाले की वेवलेंथ कम है, वो गौर से आपको पता है, और रेड वाले की वेवलेंथ क्या है? तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो उस फोटोन की एनर्जी फिर क्या होगी? लीस्ट एनर्जेटिक होगा बनिस्बत किसके? ग्रीन वाले लाइट के फोटोन से। ये कंसेप्ट समझ आ रहे? थोड़े थोड़े मक्खन मलाई समझ आ रही कि नहीं? तो याद रखो, सो E इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा वेवलेंथ, यानी अगर लाइट की वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होगी तो फिर उसकी एनर्जी क्या होगी? उनके फोटोन्स की एनर्जी कम होगी, और अगर इसकी वेवलेंथ कम है तो फिर इसकी एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो ये आपके पास एक रिलेशन। यहाँ तक समझ तो नहीं आ रहा है? एग्जाम के अंदर उमूमन क्या होता है, आपको वेवलेंथ दे दिया जाता है, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज दिस, फाइंड इट्स एनर्जी। इतना आसान है, इतना ज़बरदस्त सवाल आते हैं। द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दिस, फाइंड द एनर्जी ऑफ व्हाट? लाइट, फोटोन, या जो भी आपको दिया गया है उस चीज़ का। अब आपने क्या करना है? आपने करना ये है कि यहाँ पे वैल्यू सिर्फ लेमडा की पुट करनी है, लेकिन अब शॉर्टकट यूज़ करना कैसे है? H और C की वैल्यू में डायरेक्ट आपको लिखवा रहा हूँ, उसको याद करो, बजाय इसके कि बार बार आप उसको जो है वो लिख रहे हो। H की वैल्यू 6.6 10 रेज़ पावर -34 लिख रहे हो, C की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 8 लिख रहे हो, बजाय इसके कि आप फिर मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर उनकी पावर्स को 8 वगैरह कर रहे हो, फिर जाके उनको मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर लेमडा से डिवाइड कर रहे हो। काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस। तो इसके लिए फिर आपने क्या करना है बच्चों? इसके लिए सिंपल सा काम क्या है कि E इक्वल्स टू H की वैल्यू ज़रा बताओ। शाबाश मेरा अच्छे स्टूडेंट्स, काबिल स्टूडेंट्स, लाइक फाइक स्टूडेंट्स। C की वैल्यू क्या है? आप लोग भूल गए? वेरी गुड सर। चले ये भी अच्छी बात है, कम से कम इतना अपने आप को जाने भी सही है। डिवाइडेड बाई क्या है? लेमडा है। कोई इशू तो नहीं भाई? इशू हो भी नहीं सकता। 6.6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 19 पॉइंट समथिंग। वेरी गुड, 19.8 आएगा, और फिर पॉइंट को शिफ्ट करो, 1.9 है। 1.9 इज नियरली इक्वल टू 2, जिसको राउंड ऑफ करके आप क्या बना सकते हैं? 2 बना सकते हैं। तो देखिए कितना आसान फार्मूला है, 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड पावर, यहाँ से -24, सही, और क्या कह रहे हो? ये माइनस क्या आएगा? 26 आएगा, -26 है ना, ये -26 है। एक जो आपने पॉइंट शिफ्ट किया था वो एक
जो है उसमें प्लस करो तो -26 + 1 कितना होता है? -25 डिवाइडेड बाय व्हाट? लेमडा। बस देखिए कितना आसान हो गया। आपको मैं वेवलेंथ दे दूं कि ये किसी लाइट की वेवलेंथ है, उसकी एनर्जी मालूम करो, तो आप नहीं मालूम कर सकते हो? हाँ, वायलेट की वेवलेंथ फॉर एग्जांपल 400 नैनोमीटर है अप्रोक्सीमेटली, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? इधर 400 लिखो, नैनो की जगह 10⁻⁹ लगा, फिर 2 1 2 2 2 4 हो जाएगा, 1/100 यहाँ पे बच जाएगा। 110⁻+2 के बराबर, इसको ऊपर ले जाओ, -25 + 2 कितना होता है? -23 होता है, तो उसकी एनर्जी होगी इन जूल्स। सी है, फिर यहाँ पे नीचे -9 भी है, उसको भी ऊपर ले जाओ, -23 जो है, फिर उसमें 8 करो +9, तो फिर देखो आंसर कितना है। समझ आए? इतनी आसान आसान चीज़ें हैं। चलिए बच्चे आपकी तरफ आएंगे, फिर यहाँ तक किसी का कोई इश्यू तो बताएं। लेकिन 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 द आंसर शुड बी इन व्हाट? क्या हुआ बच्चों? जूल्स। ठीक है, कोई मसला तो नहीं है। बट नाउ द क्वेश्चन इज, if we want to convert joule into electron volt, then what we have to do? अगर फॉर एग्जांपल ऑप्शंस में जूल है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर क्या करोगे? माशाल्लाह, नालायको, शाबाश, इंटरनेशनल नालायक बन चुके हो। मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हो? डिवाइड नहीं करेंगे 1.6 10⁻⁻² से? हाँ, उससे फिर सही है, फिर उससे मल्टीप्लाई करो। ये खुशहाल है देश टेस्ट में वाकई स्पिंसर बच्चा मुखाल टेस्ट करो। सो आप इसको जो है वो मल्टीप्लाई करें 6.25 10⁻18 से, या डिवाइड करें 1.6 10⁻⁻19 से, मर्ज़ी आपकी है। मैं अपनी आसानी के लिए डिवाइड कर रहा हूँ। सो 1/λ अभी मैंने लिख लिया, तो लिहाजा मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, सब कुछ करें, आपके पास एक खूबसूरत आंसर आएगा 1240 × 10⁻9 डिवाइडेड बाई λ, और द आंसर इज़ इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1240 चेक करें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपका अपना काम है, इसको आप किस तरह चेक करते हैं। सही है, कोई ऐसी इशू भी नहीं मेरे ख्याल में। यहाँ से 16 आएगा, सही है। पॉइंट को ख़त्म करें, 10 को ऊपर मल्टीप्लाई करो, 16 यहाँ से आएगा, 2 8 सा, इस तरह से कुछ आएगा, तो फिर वो कुछ वहाँ पे इधर उधर करें। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये क्या हुआ, आपके पास एनर्जी के मुख्तलिफ रिलेशन है जिसको आपने याद रखना है। बजाय इसके कि आप बार बार इन चीज़ों को काउंट करो, उससे डायरेक्ट वो जो वैल्यू है याद रखिए 1240, और ये वैल्यू याद रखिए 2 10⁻25, वो -9 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये किस चीज़ में है? जूल में है। लेकिन एक बात दोबारा याद रखो, ये जो चीज़ें हैं इनको आप लोग सही तरह से देख लें, जाके कंफर्म करें कि 10⁻9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1240 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सही है, घर में कंफर्म करने की आप फिर जाके कोशिश करिए, जब क्लास में फ्री टाइम मिले तब आप इसको कंफर्म कर लें। लेकिन कैलकुलेटर से नहीं करना है कंफर्म, ये कंफर्म करना है आपने सिंपल किस चीज़ से? सिंपल जो है वो मैथमेटिक्स से। चलिए मेरे अच्छे स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई सवाल है तो बताएं। मोमेंटम के फोटोन के हवाले से कोई सवाल है, उसके एनर्जी के हवाले से, उसके मोमेंटम के हवाले से, एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ के हवाले से? जी नहीं है, कुछ नहीं है, वेरी गुड। लेकिन कुछ है, वो क्या है वो ज़रा देखते हैं। अभी मेरा आपसे ये सवाल है, आप लोग मुझे बताएं, इफ़ वी हैव अ बीम ऑफ लाइट, अगर हमारे पास क्या हो 4 बीम ऑफ लाइट, अगर मेरे पास लाइट के एक बीम है तो उसमें फोटोन कितने होंगे? मेरे ख्याल में मेरा सवाल आप लोग से नहीं समझ पा रहे हो। अगर लाइट की कोई बीम हो तो उसमें फोटोन की तादाद होगी, कितनी होगी? यहाँ पे हैज़ पार्टिकल बिहेव करेगा जी, करेगा, हैज़ वेव एक्ट करेगा। इस सारे पार्टिकल की बात है। तो एक ही लाइट से एक ही बीम, फोटोन इज़ अ पार्टिकल, ये तो याद है क्या नहीं है? फोटोन एक पार्टिकल है, ये बस जब मैं लफ्ज़ फोटोन हूँ तो आपको याद होना चाहिए। ए बाहुआना दा खूब एक अच्छी चीज़ मड़े
Ve roz number çirdi, beam çirdi, light çirdi, څه بلا ویس اې ما پراکه شوی کې مې شم تاسو ویلي دا چې پراکه شوی ما خلاص ریویژن شو کړی ये पिछले टेस्ट अभी सॉल्व कर रहे हो चलें 4 जी बताओ वेल डन शाबाश वेरी गुड शाबाश। तो असल में ये है कि अगर बच्चों आपके पास बीम ऑफ लाइट हो, कॉमन सेंस की बात है, तो उसमें नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे, n नंबर ऑफ क्या होंगे, फोटोन्स होंगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि दिस इज अ बीम ऑफ लाइट, तो इसके अंदर कितने फोटोन्स हैं, n नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे। ये कोई सी खास बात तो नहीं थी जो मैंने आपसे पूछी थी, समझ आ रही? कॉमन सेंस वाले सवालात को थोड़ा सा टाइम दिया करो, ऐसे नहीं कि इन चीज़ों में फिर फंस जाओ। तो आपके पास क्या है, n नंबर ऑफ फोटोन्स होते हैं बीम के अंदर। यानी देखो ये जो मैंने एनर्जी ऑफ फोटोन लिखी है, दिस इज़ फॉर अ सिंगल फोटोन, ये किस चीज़ के लिए है, सिंगल फोटोन के लिए है। अगर फोटोन एक है, फॉर वन फोटोन, आप सारे स्टूडेंट्स जानते हो क्या है, E इक्वल्स टू HF। लेकिन अब आप देख रहे हो अगर बीम की बात हो रही है तो फिर उसमें कितने फोटोन्स होते हैं, फिर n नंबर ऑफ फोटोन्स होते हैं। तो आपने क्या करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई द एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन विद n। आपने उसको किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है, बोलो यार, n के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको याद है आपके टेक्स्ट के अंदर भी लिखा होगा इंटीग्रल मल्टीपल, ये चीज़ याद है कि नहीं है, ये लफ्ज़ क्यों लिखा है वो यहाँ पे देखो ज़रा, उसका रीज़न आपको मिल रहा है। E ऑफ व्हाट, बीम, दिस इज E ऑफ व्हाट, सिंगल फोटोन, दिस इज E ऑफ व्हाट, बीम, इक्वल्स टू व्हाट, n, बोलो HF। सही है, व्हाट इज n, वेल डन, नंबर ऑफ फोटोन्स किसके अंदर, कौन से बीम के अंदर, गिवन बीम के अंदर। चलें इसको मैं इसे लिख सकता हूँ, E ऑफ द बीम इज इक्वल टू n E ऑफ द फोटोन। द एनर्जी ऑफ बीम इज इंटीग्रल मल्टीपल